Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। RBI maintains status quo on key policy rates, keeps its stance accommodative in its bi-monthly policy review. Domestic stocks jump more than 1.5%. Sensex closes above the 58,600 mark. Nifty settles above 17,400 and global stocks witness gains. आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, अपना रुख लचीला ही बनाए रखने का फैसला लिया। घरेलू शेयर बाजार 1.5% से अधिक के उछाल में रहे। सेंसेक्स 58,600 के ऊपर पहुंचा, निफ्टी 17,400 के स्तर को पार कर गया और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख रहा। In our top story, the Reserve Bank of India today maintained its status quo on key policy rates as the Monetary Policy Committee MPC voted unanimously to keep the policy repo rate at 4% to keep the stance accommodative. While announcing the bi-monthly policy, RBI Governor Shaktikanta Das said marginal standing facility MSF rate and the bank rate will remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate will also remain unchanged at 3.35%. He said recent reductions in excise duty and state VAT on petrol and diesel should support consumption demand by increasing purchasing power. While expressing satisfaction about the momentum to the economy, Mr. Das said the government consumption is also picking up from the month of August, providing support to aggregate demand. He said that the projection for real gross domestic product GDP growth is retained at 9.5% in 2021-2022, consisting of 6.6% in the third quarter and 6% in the fourth quarter. He pointed out that the real GDP growth is projected at 17.2% for the first quarter of 2022-23 and at 7.8% for the second quarter of 2022-23. The Consumer Price Index CPI inflation is projected at 5.3% in 2021-22, which consists of 5.1% in the third quarter and 5.7% in the fourth quarter, with risk broadly balanced. Mr. Das also informed that the RBI is planning to launch the Unified Payment Interface UPI-based payment products for feature phone users. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान को सशक्त और समावेशी बनाने के लिए आज मुंबई में फीचर फोन के उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई आधारित एकीकृत सुविधा की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कदम से उपभोक्ताओं के लिए लेन-देन को आसान बनाने, वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों की भागीदारी बढ़ने और सेवा प्रदाताओं की क्षमता में वृद्धि की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि बैंक छोटे लेन-देन के लिए ऑन डिवाइस वॉलेट की व्यवस्था के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाने की भी योजना बना रहा है। क्या कहेंगी आप यामिनी जी, आज की जो पॉलिसी आई है जिसमें रेट्स को ज्यों का त्यों रखा गया है, जो स्टांस है वो एकोमोडेटिव ही रखा गया है और जो फोरकास्ट हैं जीडीपी के हों या इन्फ्लेशन के हों उनको भी ज्यों का त्यों रखा गया, कैसे आप देखती हैं इस पॉलिसी को अभी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए? जी देखिए, ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी है जिसके तहत माना जा रहा है कि जितने भी इंडिकेटर्स को देखें वो एक प्री कोविड लेवल्स के आसपास नजर आ रहे हैं। खासतौर पे अगर आप देखें जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स रहे हैं जिसमें 19 इंडिकेटर्स जो है प्री कोविड लेवल्स पे आ गए हैं 22 इंडिकेटर्स के मुकाबले। बाकी जो ओवरऑल स्थिति है वो वैक्सीनेशन की वजह से एक पॉजिटिव है, पेंट अप डिमांड है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि रिकवरीज और फोर्सफुल रहेंगी और ओवरऑल जो स्टैंस है वो
क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए जो है ये जो अकोमोडेटिव स्टैंस है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है। और इन्फ्लेशन का जो एक खतरा है जिसके बारे में पूरे विश्व में बात हो रही है, आपको लगता है कि अभी भारत में शायद स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है? जैसे श्री दास ने भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें घटाई गई हैं और वेजिटेबल्स अब विंटर क्रॉप आएगी तो उसमें भी कमी आने की आशा है। इन सब पहलुओं को देखते हुए आपको लगता है कि शायद अभी इन्फ्लेशन पर शायद थोड़ी राहत आने वाली है? जी देखिए, इन्फ्लेशन के काफी हद तक रीजन ये रहे हैं, एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो बढ़त हुई है और जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से कमोडिटीज के अंदर सप्लाई कम हुई है, उसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन नजर आ रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरीज ऑन देयर वे हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस धीरे धीरे कम हो रही हैं और सप्लाईज वापस रिटर्न कर रही हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी थोड़ा सा फॉल आया है, लेकिन ओवरऑल आशा की जा रही है कि सप्लाईज वहां पे भी बढ़ा दी जाएंगी, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स में से निकाल दिए जाएंगे कुछ ऑयल। देखते हुए इस सब को माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन की स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी और आ सकती है अगर चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज नहीं बढ़ते और चीजों को लेकर के। डॉक्टर यामिनी, अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट, keeping it accommodative, unchanged basically for the repo rate and the reverse repo rate, the RBI governor has spoken about the real GDP. So you're discounting inflation. That means that they're projecting inflation to be controlled over the next 2 years. So for the consumer, do you see that there would be a further reduction in taxes both by the center and the state so that fuel becomes more affordable, and that has a direct impact on reducing inflation? Well, they've recently only reduced the taxes on the petrol and diesel. So I don't expect a further decrease in that. But I do see that overall the international crude oil prices will come down, primarily because there would be an increase in the supply from the strategic reserves. Also, OPEC, over a period of time, as and when the economic recoveries are completely underway, they would like to increase the supply of the oil. So there would be a stabilization in the crude oil prices. As far as fiscal deficits are concerned, they are at a very high level right now. Previously, it has been pegged at about 12%, and even this year it was pegged at about 6.8%, which does not give much way for reduction of individual or corporate taxes for the government, as the main resource on which the governments have been banking is petrol and diesel. So you're talking about expenditures for the jabs, the vaccination jabs for the potential third wave of COVID-19, just to prevent this disease. You see that as your response to fiscal deficit? Well, fiscal deficit is primarily because there have been a lot of programs that have been launched for in respect to the Atmanirbhar Abhiyan 1, 2, 3, and the kind of liquidity that is being provided to the MSMEs, farmers, and the women to protect them for COVID, also because of the subsidy that is being given for the vaccination. So all of that does have an effect on the fiscal deficit. यामिनी जी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट्स को फीचर फोन यूजर्स के लिए भी लाने की बात की गई है। आपको लगता है कि अगर ये विस्तार बढ़ता है यूपीआई के इस्तेमाल का, तो ये जो डिजिटल एक मूवमेंट है उसको और बूस्ट देगा और फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं रिटेल लेवल पर वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि उसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है, 2 लाख से 5 लाख कर दी गई है। जी देखिए, ओवरऑल इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है। कोशिश यही की गई है कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो सामाजिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनके अंदर जो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको किया जाए, ताकि लोगों तक सहूलियत जो है 24/7 और उनके क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल हो। तो इसी सब का फायदा लोगों तक पहुंचेगा और धीरे धीरे, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी उससे बढ़ती है। और एक और एक्सप्रेशन आज यूज किया शक्तिकांत दास जी ने कि वेल्थ
वेल टाइम्ड सॉफ्ट लैंडिंग होगी नॉर्मलाइजेशन जब करेगा आरबीआई। सो आपको लगता है कि एक तो पेशेंस वो दिखाएंगे, पेशेंस वर्ड भी उन्होंने अपनी स्पीच में कई बार यूज किया, एंड दूसरा सॉफ्ट लैंडिंग आपको लगता है कि धीरे धीरे जो है अगर इंटरेस्ट रेट्स वापस बढ़ाए भी जाते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे होगा और शायद उसका एकदम से नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए मार्केट्स पे या इकोनॉमी के सेंटिमेंट पे? जी, ओवरऑल प्रोसेस जो अडॉप्ट किया जाएगा वो स्लो और ग्रेजुअली होगा ताकि जो है मार्केट्स पे कोई भी शॉक नहीं दिया जाए। कोशिश की जाएगी कि इकोनॉमिक रिकवरीज कंप्लीटली सपोर्टेड हो मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा और फिस्कल पॉलिसीज के द्वारा, ताकि जो कोविड पेंडेमिक का इफेक्ट रहा है इकोनॉमीज पे वो इफेक्ट धीरे धीरे करके स्लाइड डाउन करे और जो है इकोनॉमीज वापस अपने प्री कोविड लेवल्स पर रिटेन कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सके। Well, we're heading for a short commercial break. We'll come back with more on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra, and to continue our discussion with Dr. Yamini Agarwal on the Monetary Policy Committee voting unanimously to keep the repo rate at 4%, the reverse repo rate at 3.35%, and the marginal standing facility at 4.25%. So when you say that the stance is accommodative, we explain that it's basically to ensure that the economy is returned to its original position pre-COVID. You have 6 MPC members. 5 have voted in favor of keeping the rates remaining unchanged. So do tell us about the one dissenting member. What do you think goes on in that committee when they take that decision? Well, there are pros and cons which are then viewed in terms of whether an accommodative stance should be maintained or not. Primarily because Fed has been indicative of the fact that they are likely to taper the bond buying process and likely to increase the interest rates. So there may be members who may be concerned about that increase in the interest rate and a follow-up that may be proceeded with RBI. But with Omicron coming in place, there's a lot of uncertainty which has clouded the economic environment. Though the economic recoveries have been completely positive and are taking forward the economy towards their pre-COVID levels, but then the uncertainty with respect to this variant and its effect on the possibility of lockdowns or other uncertainties has made the MPC members most likely to keep the stance accommodative to ensure that the economy does not face any liquidity crisis or does not face any other shock besides the pandemic. यामिनी जी, एक बात उन्होंने कही कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जोर पकड़े, इसकी बहुत जरूरत है इकोनॉमी को। उसमें उतना नहीं हमने देखा है प्रोग्रेस जितना चाहेगी सरकार और चाहेगी आरबीआई। सो आपको लगता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है, कल ही रिपोर्ट आई है कि वो बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है, इनफैक्ट जो सोचा गया था उससे भी फास्टर पेस पे हो रहा है, उससे जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आपको लगता है अल्टीमेटली पिकअप करेगी? कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट? मल्टीप्लायर इफेक्ट में जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनके पास इनकम्स आती हैं, उससे वो कंजम्पशन करते हैं और उससे ओवरऑल इकोनॉमी में जो है इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन की साइकिल स्टार्ट होती है जो एक हायर लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके जाती है। उससे जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं गुना ज्यादा आपके इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर के खास तौर पे, सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे रोड्स, रेलवेज, इरिगेशन, आपके पानी के पाइपलाइंस लगाना, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी से क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होगा जिसके तहत जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो खींचेंगी ताकि वो निवेश करें और उनका फायदा उठा सकें। Dr. Yamini, we saw the second quarter growth at 8.4%. So that clearly has been considered when the Monetary Policy Committee
kept the stance as accommodative. But the projection for the third quarter, which is where we are right now, is at 6.6%. Why is it lower? Well, overall, one is a low base effect which was there in the previous quarter, which has made the particular rates to go higher. So again, the base effect is one of the reasons. Overall, again, the recoveries are the same, but primarily because it is a point-to-point basis, the effects can be observed in the growth. यामिनी जी, इससे पहले कि हम शेयर बाजार की ओर बढ़े, आपको क्या लगता है ये अकोमोडेटिव जो स्टांस है आरबीआई का शायद कुछ और समय तक भी, कुछ और महीनों तक भी चल सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन जैसा आप कह रही हैं उसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल है? ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव स्टैंस तब तक मेंटेन करेंगी जब तक एक बाहरी तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आता, क्योंकि अगर फेड जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इंटरनल और एक्सटर्नल मेंटेन करने के लिए आरबीआई को अपने रेट्स उसके साथ जो है बढ़ाने पड़ेंगे। पर जब तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आता, इकोनॉमिक रिकवरीज को सपोर्ट करने के लिए मेरा मानना है कि वो अकोमोडेटिव स्टैंस मेंटेन करेगी। और अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर, जहां काफी उत्साह दिखाया बाजार ने आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद। सेंसेक्स और निफ्टी आज 1.5% से अधिक के उछाल में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक तेजी में रहे। सेंसेक्स 58,600 से ऊपर और निफ्टी 17,400 से ऊपर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.76% की तेजी से 1,016 अंक बढ़कर 58,650 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.71% की वृद्धि से 293 अंक उछलकर 17,470 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.39% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% की वृद्धि दर्ज हुई। Sensex and Nifty today jumped more than 1.5%. Both stock indices rose amid positive cues from the global equity markets. Sensex was trading above 58,600, while Nifty was trading above 17,400 level. BSE Sensex climbed 1,016 points or 1.76% to trade at 58,650. The NSE Nifty also surged 293 points, 1.71% to trade at 17,470. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surged 1.39% and the small-cap index gained 1.5%. In the Sensex pack, shares of 28 out of 30 companies logged gains. Bajaj Finance climbed 3.7%, followed by Maruti, which surged 3.5%. SBI gained 3.1% and Bajaj Financial Services added 3%. In sectoral indices, all 19 sectors rose. Auto gained 2.2% and tech, telecom and IT appreciated by 2% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,313 companies gained, while 980 fell. Shares of 118 companies remain unchanged. उधर रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 2 पैसे की मामूली गिरावट से 75 रुपए 46 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.04% कम होकर 96.33 पर था। यामिनी जी, जैसे आप अभी कह रही थी कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो 22 हैं मेन, उनमें से 19 में हमने पिछले 3 महीनों में बढ़त देखी है और वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पर इकोनॉमिक एक्टिविटी पहुंची है। एंड दूसरा जो आरबीआई की पॉलिसी आई है अकोमोडेटिव, इन सबको देखते हुए आपको लगता है कि शेयर बाजार को न सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय एक सकारात्मक संकेत है बल्कि डोमेस्टिक फिलिप भी मिल रहा है, और आपको क्या ये जो हम 2 दिन से तेजी देख रहे हैं लगभग 2000 अंकों की, आपको लगता है कि बाजार में फिर एक तेजी का माहौल लौटा है? जी बिल्कुल। बाजार में जो अनसर्टेनिटी आई थी ओमिक्रॉन को लेकर के, वो अनसर्टेनिटी तो है, पर उसके साथ साथ क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स आए हैं जो कहते हैं कि 19 इंडिकेटर्स की अब प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच गए हैं, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि जो पेंटअप डिमांड है वो भी एक दिखा रही है कि आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगी। ओवरऑल बाकी भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व्स हों या आपके कैट को लेकर के हों या कोई भी और इंडिकेटर्स को देखें, आईआईपी को भी देखें, वो सब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये सब एक स्ट्रेंथ दिखाती हैं और बाजार इन्हीं को एक्सपेक्टेशंस को व्यू करते हुए, और खासतौर पे जो आरबीआई की आज
accommodative stance आई है वो भी in line of expectations ही है, उसकी वजह से markets बढ़त में ही दिख रही हैं. Dr. Yamini, we've also seen the provisional data suggesting that the DIIs are once again the net buyers, short covering in the market with the FIIs, FPI segment being the net sellers. So do you see this kind of buying interest or a bullish market for today being sustainable for the rest of the week? Tomorrow is also the weekly expiry of the FNO with fresh positions being taken up. How do you see the market moving right now, or is it very difficult to predict? Well, it will remain to be more volatile right now because people will be more cautious about how Omicron actually plays its role in terms of the rapidity with which the infections are spread. And if the situation is within control and is taken care of, then I think the markets would rise. Otherwise, there can be a fall if there are lockdowns or different situations arise. चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है. अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे. ओ, तो ये बात है. हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए. बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. जैसे भी अर्जुन कह रहे थे कि FIIs नेट सेलर्स रहे हैं आज भी कल भी, जब इतना बड़ा उछाल आया बाजार में, तो आपको लगता है यही एक वजह है कि रुपए में हम गिरावट देख रहे हैं? बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं कि जब बाजार उठता है तो रुपए में भी तेजी आती है, लेकिन कल भी मामूली गिरावट दर्ज हुई थी और आज भी. जी देखिए, FIIs जब बेचते हैं तब रुपए के ऊपर असर रहता है, और FIIs अभी हाल के समय में देखा जा रहा है कि वो नेट सेलर्स रहे हैं, तो इसका काफी असर रुपए पे पड़ रहा है. पर जैसे मैंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी हाई हैं और काफी एडिक्वेट भी हैं, उनके चलते और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो GDP के आगे के प्रोजेक्शंस हैं, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट को लेकर के है या आपके इन्फ्लेशन फिगर्स को लेकर है, ये सब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं रिकवरी की तरफ. आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं. अधिकांश एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था. जापान का निकेई सूचकांक 1.4% के उछाल में रहा और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2% की तेजी पर बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई और हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% बढ़कर बंद हुआ. लेकिन सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था. लंदन का फुट्सी और फ्रांस का कैक दोनों 0.4% की वृद्धि पर थे, लेकिन जर्मनी के डैक्स में 0.2% की मामूली गिरावट थी. Moving on to the US stock market, the three major US stock equity indices that finished yesterday's session with strong gains as investors shook off some anxiety about the latest coronavirus variant, and investors boosted Nasdaq by piling into technology stocks. The Dow Jones Industrial Average climbed 1.4%, while the S&P 500 rose 2.1%, and the Nasdaq Composite Index jumped to 3%. Very briefly, we have spoken about tapering, and the Fed will bring that into effect from May next year or even sooner than that, according to Jerome Powell. But now we're seeing buying interest in technology stocks. Why in the US market? Well, overall, primarily because as and when the infections rise or when there is uncertainty, this particular stocks have been playing an important role overall in the markets. एंड यामिनी जी, अगले सप्ताह ट्यूसडे और वेडनेसडे को US फेड की मीटिंग है, तो आपको लगता है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होगी या इवन मोर इम्पोर्टेंट? जी बिल्कुल, वो डायरेक्शन बताएगी कि सेंट्रल बैंक्स किस तरफ जा रहे हैं और आगे की डायरेक्शंस पूरे वर्ल्ड के लिए क्या रहेंगी. और आपकी एज एन एक्सपर्ट क्या एक्सपेक्टेशन है?
जी, क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया है और इन्फेक्शंस का अभी स्थिति नहीं पता, ऐसा नहीं लगता कि वो जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट्स राइज करेंगे या टेपरिंग लेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली चाइना के सेंट्रल बैंक ने अपनी पॉलिसी में ढील दी है। उन्होंने इनफैक्ट अपना रिजर्व रेशियो जो है उसको कम किया है और वहां के एक वक्तव्य में ये भी आया है, सरकारी वक्तव्य में, कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ को बढ़ावा देगी। सो आपको लगता है कि ये अलग अलग जगह में सिचुएशन अलग अलग है? चाइना में ओवरऑल स्लो डाउन का असर नजर आ रहा है और उनकी मार्केट्स काफी हद तक एक्सपोर्ट्स की वजह से असर हुई हैं, क्योंकि बाकी देशों में ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन की तरह है और उसकी वजह से उनके जो इम्पेटस है वो ओवरऑल जो है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव रखने के स्टैंस में रह रही है, जबकि यूएस का ऐसा नहीं है कि वो एक्सपोर्ट्स पे सिर्फ डिपेंडेंट हों। Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today witnessed gains of around 0.5%. In intraday trade, Brent crude was trading around $75.90 per barrel, while WTI crude prices were at $72.20 per barrel. So, do you see the crude oil prices coming down, but they're seeing steady gains again? What's the reason? Because there's news coming about international travel being restrictive with the precautionary measures being taken by government. But overall, there has been a reduction in the oil prices, primarily because of the restrictions that have been going on. But again, as the recoveries have been on their way, I think crude oil prices will pick up unless Omicron infections may cause more lockdowns और मोर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। यामिनी जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार के पास कितना अभी स्कोप है और कटौती करने का अपने एक्साइज ड्यूटीज में या वैट में, ये देखते हुए कि अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है तो पैंडेमिक से जूझने के लिए भी सरकार को रेवेन्यूज चाहिए? जी देखिए, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट काफी हाई है। पिछले बार भी 12% से ऊपर रहा है और इस बार भी 6.8% पे प्रिडिक्टेड है। सब्सिडीज वैक्सीनेशन को लेकर के दी जा रही हैं और बाकी जो है कोविड से रिलेटेड जो मेजर्स हैं उनके लिए भी है। उसके बाद नहीं बचता इतना स्पेस की वो जो है उसको टैक्सेस को रिड्यूस कर सके। सो आपका क्या प्रेडिक्शन है कि ऑयल का जो प्राइस है क्या वापस 84 के करीब पहुंच सकता है, $84 पर बैरल, या हम अब 75 इस रेंज में आशा कर सकते हैं कि ऑयल रहेगा? 75 के आसपास रहना चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग अपने प्रोडक्शन को या तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे या सप्लाईज इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे ताकि ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हों और इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल पाया जा सके। आइए अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 60 रुपए बढ़कर 48,120 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, लेकिन मार्च में आपूर्ति वाली चांदी 180 रुपए की गिरावट से 61,640 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,787 प्रति आउंस पर था, लेकिन चांदी गिरावट दर्ज करती हुई $22.40 प्रति आउंस पर थी। आपको एक छोटी सी प्रतिक्रिया, सोने का मूल्य आपको लगता है बढ़ेगा या डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा? अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सोने का मूल्य जरूर बढ़ेगा। यामिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. RBI maintains a status quo on key policy rates, keeps its stance accommodative in its bi-monthly policy review. Domestic stocks jump more than 1.5%. Sensex closes above the 58,600 mark. Nifty settles above 17,400. And global stocks witness gains. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.